नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम क्लास में शुरू करेंगे ओड टू द वेस्ट विंड रिटन बाय पीबी शैले। तो ओड टू द वेस्ट विंड जो है ये एक लिरिक पोयम है। ठीक है, किस टाइप की पोयम है ये? लिरिक पोयम है। और ये पोयम लिखी गई थी 1890 में और ये पब्लिश हुई है 1820 में। पीबी शैले का टाइम स्पेन लाइफ जो है अपन देख लेते हैं, वो है 1792 से लेकर 1822। 30 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। और लेकिन इस 30 साल के जीवन में इन्होंने इतने अच्छे अच्छे वर्क्स लिख दिए थे जो कि हमारे सिलेबस में आज भी शामिल किए जाते हैं। ठीक है। और इस पोयम के अंदर हैं 5 कैंटोज हैं या 5 सेक्शन जिनको बोलते हैं हम। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे हम तो। Ode to the West Wind is made up of 5 numbered sections known as cantos। 5 सेक्शन में बटी हुई है ये पोयम। Each canto is equal in length and consists of 4 tercets and a concluding couplet। तो हर एक सेक्शन में जो है चार तीन तीन लाइन के स्टेंजा हैं और उसके बाद में एक दो लाइन का क्या है, कपलेट है। तो हर एक सेक्शन में कितनी लाइंस हो गई हैं? 14 लाइंस हो गई हैं। अब 14 लाइंस हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक तरीके से 5 सोनेट को मिलाकर एक पोयम लिखी गई है, नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे हम इसको। ये एक ही पोयम है जिसके अंदर 5 सेक्शन है, 14 14 लाइंस के, जिनमें 4 टर्सेट्स हैं और एक कपलेट है। विच all of which rhyme according to a medieval Italian pattern। medieval Italian pattern की इसमें राइम स्कीम है, known as टर्जा रीमा। ठीक है, टर्जा रीमा के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए पोएम का टेक्स्ट हम शुरू करते हैं। तो ये है सेक्शन 1। तो जो पोएम का सेक्शन 1 है ना, इसके अंदर वेस्ट विंड की जो पावर है वो लैंड के ऊपर दिखाई गई है। धरती के ऊपर वेस्ट विंड की कितनी जबरदस्त पावर है वो इस पहले सेक्शन में दिखाई गई है। ठीक है, क्योंकि अब जो 5 सेक्शन है तो हर एक सेक्शन में इसमें अलग तरीके से वेस्ट विंड की जो पावर है उसको दर्शाया गया है। तो अब अपन शुरू करते हैं इसको। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, अब ये वेट नहीं वेस्ट है। ठीक है, ओ वाई बीच में एस गायब हो गया। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। ओ जंगली, वाइल्ड मतलब जंगली, लेकिन यहाँ पर हवा जंगली थोड़ी हो सकती है। वाइल्ड से मतलब है अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित पश्चिमी हवा। ओ अनियंत्रित पश्चिम की दिशा से आने वाली हवा। दाओ ब्रेथ, तुम्हारी जो सांस है। ऑफ ऑटम्स बीइंग, उस ही की वजह से पतझड़ का मौसम आता है। मतलब तुम्हारे आने से ही तुम्हारी जो सांस है वो वजह है पतझड़ का मौसम आने की। दाओ, तुम, फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, जिसकी ना दिखाई देने वाली मौजूदगी, जिसकी अनसीन ना दिखाई देने वाली मौजूदगी। द लीव्स डेड आर ड्रिवन, वो मरी हुई पत्तियों को या पेड़ से जो टूटी हुई पत्तियों को उनको उड़ा ले जाती है। किस तरीके से? लाइक घोस्ट्स फ्रॉम एन एनचेंटर फ्लीइंग, उसी तरीके से जिस तरीके से एक जादूगर के आने से भूतों को उड़ा कर ले जाया जाता है, उसी तरीके से ये जो तुम्हारी हवा है, तुम्हारी जो हवा के झोंके हैं, तुम्हारा जो क्या है, ब्रेथ है, वो इन मरी हुई पत्तियों को उड़ा ले जाती है। उसी तरीके से जिस तरीके से एक एन्चेंटर मतलब जादूगर के आने से जो भूत हैं उनको उड़ाकर ले जाया जाता है। अब इन जो पत्तियों का कलर है वो कैसा है? येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। तो इस कलर की जो तुम्हारी पत्तियां हैं, पीले रंग की, काले रंग की, डार्क पीले रंग की, और हेक्टिक रेड मतलब होता है ब्लड के जैसा रेड कलर। तो इस तरह की जो तुम्हारी पत्तियां हैं, पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स। अब ये जो पत्तियां हैं ना, इनका समूह कैसा लगता है? पेस्टिलेंस स्ट्रिकन। पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मतलब होता है महामारी से त्रस्त। तो तुम्हारी ये जो पत्तियां हैं ना, इन पत्तियों का समूह कैसा लगता है? जैसे महामारी से त्रस्त कोई भीड़ हो। मल्टीट्यूड मतलब भीड़ हो। महामारी से त्रस्त तुम कोई भीड़ होती है ना, उसके जैसा लगता है ये पड़ी हुई जो टूटी हुई पत्तियां हैं तुम्हारी, जिनका कलर येलो ब्लैक पेल एंड हेक्टिक रेड होता है, इनका समूह ऐसा दिखाई देता है। ओ दाओ हु चैरियोटेस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड द विंग्ड सीड्स। ओ तुम जो कि सारथी हो। चैरियोटेस्ट मतलब सारथी हो किनकी? द विंग्ड सीड, उन उड़ते हुए बीजों की। अब बीजों के पंख तो होते नहीं है, लेकिन
हवा जो है वो इतनी तेज है ना कि वो बीजों को उड़ा ले जाती है। तो तुम सारथी हो उन उड़ते हुए बीजों की, कहाँ ले जाने में? टू देयर डार्क विंट्री बेड, उन बीजों को अपने अंधेरे ठंडे बेड यानी बिस्तरों में ले जाने के लिए उस सारथी हो। अब ये बिस्तर से मतलब क्या है? अब ऐसा तो है नहीं कि स्लीप बेड का गद्दा होगा, सागवान की लकड़ी का बेड होगा। बेड से मतलब है वो क्यारियां मट्टी के नीचे दबाने के लिए, जहां पर ये बीज पड़े रहेंगे ना, जहां से ये बीज फूटेंगे और पौधे निकलेंगे इनमें से, तो उन जगहों पर इन पत्तियों को, इन बीजों को तुम ले जा सकती हो। तो तुम सारथी हो किसकी? उन विंग्ड सीड्स की, जो कि डार्क विंट्री बेड्स में दबे हुए होते हैं। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, जहां पर दे कौन है? वो बीज, जहां वो बीज जाए लेटे रहते हैं ठंडे, एंड लो दबे हुए नीचे की ओर, जहां पर वो बीज ठंडे और दबे हुए रहते हैं। ईच लाइक ए कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव, और हर एक बीज कैसा होता है? जैसे तो एक कब्र के अंदर एक लाश दबी हुई होती है ना, उसी तरीके से हर एक बीज दबा हुआ होता है। अनटिल दाइन अजोर सिस्टर, अब ये बीज जो है ना कब तक दबे हुए होते हैं? कब तक दबे होते हैं? अनटिल, जब तक दाइन अजोर सिस्टर, तुम्हारी अजोर, अजोर के दो मतलब है, एक तो जुड़वा और एक है ब्लू, स्काई ब्लू जो होता है ना, नीली। तो यहाँ पर आप दोनों से मतलब ले सकते हैं कि कब तक वो बीज दबे हुए रहते हैं? जब तक कि तुम्हारी जुड़वा या नीली बहन, कौन सी है वो बहन? स्प्रिंग, स्प्रिंग की जो विंड है ना, जो स्प्रिंग विंड है उसकी, वेस्ट विंड की नीली बहन है ये, अजोर सिस्टर है। तो वो बीज तब तक दबे हुए रहते हैं जब तक तुम्हारी अजोर सिस्टर, वो जो स्प्रिंग है, शेल ब्लो हर क्लेरियन, वो अपना बिगुल नहीं बजा देती। क्लेरियन क्या होता है? बिगुल या फिर भोंपू, जो कि राजा महाराजाओं के आने पे बजाया जाता था ना, कि राजा महाराजा आ गए हैं, फलाना राजा पधार रहे हैं। वो जो भोंपू बजाया जाता था, उस भोंपू को या उस बिगुल को कहते हैं क्लेरियन। तो वो स्प्रिंग जो है जब तक कि अपना बिगुल नहीं बजा देती ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, इस सपने देखती हुई धरती के ऊपर, एंड फिल, अब देखिए ये ब्रैकेट है, इसको थोड़ा सा रुक के देखेंगे अपन। एंड फिल विद लिविंग ह्यूज, और जीवंत रंगों से भर नहीं देती। वो जो स्प्रिंग है ना, जब तक अपना बिगुल नहीं बजा देती। और फिल विद लिविंग ह्यूज, ह्यूज का मतलब क्या है? कलर्स, मतलब रंग। जब, और ना ही इन, इस धरती को, इस माहौल को जीवंत रंगों से नहीं भर देती। एंड ओडोर्स प्लेन एंड हिल, और समतल मैदानों और पहाड़ियों के ऊपर अपनी सुगंध नहीं फैला देती। ओडोर मतलब होता है सुगंध। तब तक ये जो बीज है ना, ये उन क्यारियों के अंदर लेटे हुए रहेंगे जब तक कि जो तुम्हारी जुड़वा बहन है स्प्रिंग, जो तुम्हारी नीली बहन है, वो आकर अपना बिगुल नहीं बजा देती और अपने रंग और सुगंधों को पर्वतों और मैदानों के ऊपर नहीं बिखेर देती। अभी जो स्प्रिंग है ना, इसकी एक स्पेशलिटी बताई गई है कि ये कैसे ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्रॉक्स टू फीड इन हेयर एयर, ये जो स्प्रिंग है ना, ये उन छोटे छोटे बर्ड्स को, छोटी छोटी कलियों को हवा में उड़ा कर ले जाती है। ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स, छोटी कलियों को उड़ा कर ले जाती है। लाइक फ्रॉक्स, कैसे? उन फ्रॉक्स की तरह, मतलब भेड़ बकरियों के झुंड की तरह। टू फीड इन एयर, हवा में चराने के लिए। तो पूरी लाइन का मतलब है कि ये जो स्प्रिंग है ना, ये उन कोमल कलियों को इस तरीके से उड़ा के ले जाती है जैसे भेड़ बकरियों के झुंड को चराने के लिए खुली हवा में ले जाया जाता है। वाइल्ड स्पिरिट, ओ अनियंत्रित आत्मा, किसके लिए कहा गया है? ये वेस्ट विंड के लिए कहा गया है। विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, जो कि सब जगह घूम रही है, सब जगह मूव कर रही है। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, तुम ही विनाशक हो और तुम ही संरक्षक हो, मतलब तुम ही नाश करती हो और तुम ही सबकी रक्षा करती हो। कौन? वेस्ट विंड। हियर ओ हियर, सुनो सब लोग ध्यान से सुनो। यहाँ पर अपना दूसरा स्टेंजा शुरू होता है। अब ये जो दूसरा स्टेंजा है ना, ये वेस्ट विंड की पावर को कहाँ दर्शाता है? ये दर्शाएगा स्काई में। अब जमीन पे तो हमने देख ली कि वेस्ट विंड की पावर कैसी है। अब स्काई में देखते हैं वेस्ट विंड की पावर कैसी है। दाउ ऑन हुज स्ट्रीम, तुम जिनकी स्ट्रीम्स के ऊपर, जिनकी धाराओं के ऊपर, लहरों के ऊपर, मिड द स्टीप, स्टीप का मतलब होता है ढलान, उस ढलान के ऊपर, स्काईज कमोशन, आसमान की हलचल में, कमोशन मतलब हलचल, मतलब आसमान की हलचल में, हलचल के बीच में, उस ढलान के ऊपर
लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड। वो लूज क्लाउड्स मतलब इधर उधर बिखरे हुए बादल किस तरह से शेड होते हैं, आया ना, किस तरह से शेड होते हैं, जैसे तो धरती पर मरती हुई जो पत्तियां हैं, जो टूटती हुई पत्तियां हैं वो झड़ती है ना, उसी तरीके से तुम्हारी धाराओं के ऊपर वो जो बिखरे हुए बादल हैं वो झड़ते हुए या झूमते हुए दिखाई देते हैं। शूक फ्रॉम द टेंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशियन। जो कि शूक, शूक का मतलब हिलते डुलते, किस तरीके से हिलते डुलते, फ्रॉम द टेंगल्ड बोज उलझी हुई शाखाओं में से हिलते डुलते, ऑफ हेवन एंड ओशियन स्वर्ग और समुद्र की, मतलब जहां पर आसमान और समुद्र के बीच की जो जगह है ना, उस जगह में, क्योंकि ऊपर आसमान है, हेवन है, नीचे ओशियन है। अब हेवन ये तो स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर इससे मतलब है आसमान। तो आसमान और समुद्र के बीच में जो जगह है, उस जगह में, क्योंकि अब हेवन है, हेवन की टेंगर्ड बोझ कही गई है यहाँ पे, फिर और साथ ही साथ ओशन की, क्योंकि दोनों के बीच का उभय उभयनिष्ठ प्लेस है ना, ये कॉमन प्लेस है, तो उस कॉमन प्लेस के लिए कहा गया टेंगर्ड बोझ। तो उस कॉमन प्लेस में ये जो बादल हैं ये शूक करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से धरती पर जो मरी हुई पत्तियां हैं वो गिरती हैं, उसी तरीके से बिखरे हुए बादल इस आसमान के बीच में ढलान के ऊपर झूमते रहते हैं। एंजल्स ऑफ रेन एंड राइटिंग, किस तरीके से, जिस तरीके से जो बरसात और बिजली के देवता हैं वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, उसी तरीके से ये जो बादल हैं ये स्वर्ग और समुद्र के बीच में, आसमान और समुद्र के बीच में, महासागरों के बीच में अपना प्रभाव दिखाते हैं। दे आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयरी सर्ज। वो जो बादल है ना, वो फैले हुए हैं उस नीली सतह पर, ऑफ दाइन तुम्हारी, एयरी सर्ज, एयरी सर्ज मतलब हवादार लहरों के ऊपर, वो बादल तुम्हारी नीली सतह पर, क्योंकि आसमान जो है वो नीला दिखाई देता है, तो तुम्हारी नीली सतह पर, तुम्हारी हवादार लहरों पर वो जो बादल हैं वो फैले हुए होते हैं, किस तरीके से, लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मीनेड। उस तरीके से फैले हुए होते हैं जिस तरीके से एक फियर्स मीनेड मतलब एक भयानक मीनेड के बाल जो हैं वो अपने सर के ऊपर, सर से ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, हेयर अपलिफ्टेड, बाल कैसे हैं, उठे हुए हैं, अब बालों का कलर कैसा है, ब्राइट है, मतलब लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड, जैसे चमकते हुए बाल आसमान में ऊपर उठे हुए होते हैं, फ्रॉम द हेड सर के ऊपर से, किसके सर के ऊपर से, सम फियर्स मीनेड, उस भयानक मीनेड के सरों के ऊपर से। तो मीनेड कौन है, मीनेड जो है ना ये एक ग्रीक गॉड है, ग्रीक गॉड है डायोनिसस, ठीक है, एक ग्रीक गॉड है डायोनिसस। और ये जो डायोनिसस है ना, ये है गॉड ऑफ वाइन, मतलब शराब के ये देवता है डायोनिसस। तो इस शराब के देवता की जो पूजा करने वाली महिलाएं हैं ना, उनको कहा जाता है मीनेड। अब इन मीनेड को फियर्स क्यों कहा गया है, क्योंकि अब देखिए, जब ये शराब का देवता है, अब हम फूलों के देवता को खुश कैसे करते हैं, फूल चढ़ा करके, तो इसी तरीके से शराब के देवता है, तो उसकी ये पूजा या उपासना करने के लिए शराब का सेवन करती हैं ये महिलाएं, ये मीनेट्स जो हैं। और जब ये शराब का सेवन करती हैं, शराब पीती हैं, तो उसके बाद ये नशे में इतना जबरदस्त झूमती हैं कि इनके बाल जो है ना वो बिखर जाते हैं एकदम हवा में। और उसी से यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि ये जो बादल हैं ये आसमान की ब्लू सरफेस पे फैले हुए हैं, ये बादल ऐसे लगते हैं जैसे भयानक मीनेड के बाल हवा में झूम रहे हों उनके सरों के ऊपर से। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज, यहाँ तक कि उस धुंधले किनारे तक, डिम वर्ज, डिम मतलब धुंधला, वर्ज माने किनारा, ऑफ द हॉरिजॉन, उस क्षितिज के धुंधले किनारे तक, टू द जेनिथ हाइट, कहाँ से कहाँ तक, उस जेनिथ की, शीर्ष की ऊंचाइयों तक, मतलब क्षितिज के उथले किनारे से, धुंधले किनारे से लेकर के और एकदम शीर्ष की, आसमान की ऊंचाइयों तक, द रॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। अब ये रॉक्स मतलब बालों की जो लटें हैं, कौन के बाल हैं ये, फियस मीनट के बाल हैं ये रॉक्स। लेकिन यहाँ पे रॉक्स है अल्टीमेटली किसके लिए, ये है उस बादलों के लिए, उन जो आसमान में बादल घूम रहे हैं ना, उन बादलों के लिए हैं। तो ये जो बादल हैं ये कैसे दिखाई देते हैं डिम वर्ज पर,
क्षितिज से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक, जैसे वो जो लटे हैं, बादलों की लटे हैं, ये जो बादल, जिन बादलों के लिए क्योंकि क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, लटे शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो ये बादलों को देखकर ऐसे लगता है जैसे द अप्रोचिंग स्टॉर्म, एक आने वाले तूफान की दस्तक हो रही हो। ये बाल इस तरीके से, या फिर ये जो लटे हैं, लटे मतलब बादल, ये बादल आसमान में इस तरीके से फैले हुए हैं जैसे एक आते हुए तूफान की दस्तक हो रही हो। अप्रोचिंग का मतलब है आते हुए, स्टॉर्म मतलब तूफान। तो ये बादल आसमान में इस तरीके से झूमते हुए, घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे ये किसी आने वाले तूफान की दस्तक दे रहे हों। दाओ डर्ज, तुम्हारा शोक गीत। डर्ज मतलब क्या होता है? शोक गीत, दुख में गाया जाने वाला गीत। अब शोक गीत क्यों है यहाँ पर? ऑफ द डाइंग ईयर, उस मरते हुए साल का। अब इसको डाइंग क्यों कहा गया है ईयर को? क्योंकि देखिए ये जो वेस्ट विंड है ना, ये ऑटम लेके आता है, ठंडी हवा लेके आती है, पतझड़ लेके आती है। और पतझड़ सबसे ज्यादा प्रभावशाली कब होता है? दिसंबर के महीने में। सबसे ज्यादा सर्दी कब होती है? दिसंबर के महीने में। और उसी वजह से पेड़ों के पत्ते जो हैं वो सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो दिसंबर के महीने में होने की वजह से इसको क्या कहा गया है? डाइंग ईयर। की जो वेस्ट विंड है, तुम्हारा शोक गीत मरते हुए साल के समय में, टू विच द क्लोजिंग नाइट विल बी द डॉम ऑफ ए वास्ट सेपल्चर, जिसके लिए ये खत्म होती हुई रात, विल बी द डोम, एक गुंबद के समान होगी, ऑफ वास्ट सेपल्चर, एक विशाल कब्र या मकबरे के। अब फिर से देखिए एक अच्छा खासा फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है कि जो वेस्ट विंड है, इस मरते हुए वर्ष का शोक गीत में और इस खत्म होती हुई रात में, ये जो आसमान में ये जो बादल हैं, ये जो यहाँ का माहौल है, वो कैसा दिखाई देगा? वो विशाल दिखाई देंगे। और ये जो रात है, ये खत्म होती हुई रात है, ये एक विशाल मकबरे के गुंबद के जैसी दिखाई देगी। वॉल्टेड, वॉल्टेड का मतलब होता है मेहराबदार या गुंबददार। वॉल्टेड मतलब गुंबददार हो जाएगी। विद ऑल दाय कॉन्ग्रीगेटेड माइट ऑफ वेपर्स, तुम्हारी सारी संगठित शक्ति। कॉन्ग्रीगेटेड माइट का मतलब है संगठित शक्ति। काहे की संगठित शक्ति? वेपर्स की मतलब वाष्प की। कि इस रात के अंदर ये जो बंद होती हुई रात है, ये किस तरह की दिखाई दे रही है? ये एक विशाल मकबरे के डोम के जैसी, गुंबद के जैसी दिखाई दे रही है, जो कि गुंबददार भी बन गया है पूरी संगठित शक्ति से। किसकी संगठित शक्ति से? वाष्प की संगठित शक्ति से। देखिए थोड़ा सा बेसिक अपन साइंटिफिक यूज करें, दिमाग लगाएं, तो हमको ये पता चलता है कि वाष्प के इकट्ठा होने से क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। ठीक है, सारे बादल कैसे बनते हैं? वाष्प के इकट्ठा होने से बनते हैं। और जब वाष्प से इकट्ठा होकर बादल बनेंगे तो बादल क्या करेंगे? बरसात करेंगे, है ना? तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वेस्ट विंड जो है वो इस माहौल को ठंडा कर देती है। उसके बाद में यहाँ पर जो बादल हैं वो एक दूसरे से इकट्ठे होते हैं। ये कॉन्ग्रीगेट होते हैं, संगठित होते हैं। किसके लिए? वेपर्स के लिए, मतलब वाष्प जो है इन बादलों के अंदर संगठित हो जाती है। और उसके बाद में फ्रॉम हुज, जिनसे कि सॉलिड एटमॉस्फेयर, एक जबरदस्त माहौल बन जाता है, जबरदस्त वातावरण बन जाता है। और फिर क्या होती है? ब्लैक रेन, काली वर्षा। क्योंकि देखिए यहाँ पे नाइट की बात हो रही है, क्लोजिंग नाइट की बात हो रही है। अब आसमान में बादल जो है, आसमान में बादल कैसे होते हैं? पहली चीज तो ये कि रात का समय है। दूसरी चीज ये कि जो बरसात के बादल होते हैं, हमने आसमान में देखा होगा, काले रंग के होते हैं। तो इसलिए उसको ब्लैक रेन कहा गया है। रेन ब्लैक नहीं है, बल्कि बादल और आसमान ब्लैक है। तो उन वाष्प के इकट्ठा होने से क्या बनता है? एक शानदार मजबूत वातावरण बनता है, जिससे काली वर्षा होती है। एंड फायर, फायर से मतलब ऐसा तो है नहीं कि आग बरसती है आसमान से। फायर से मतलब है थंडर, या फिर बिजली गिरती है। एंड हेल विल बस्ट, और उसके बाद में क्या होता है? ओले पड़ते हैं। ठीक है, ओ हियर, अरे सुनो। तो आई होप आपको ये स्टेंजा समझ आया होगा। थोड़ा सा हो सकती है दिक्कत आए, लेकिन आप दोबारा देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको है ना, ये लास्ट के जो दो पैराग्राफ है, दो दाऊ डर्ज से मैं आपको बता देता हूँ।
कि वेस्ट विंड को कहा जा रहा है कि इस मरते हुए साल का जो शोक गीत है, इस बंद होती हुई रात में जो तुम्हारा माहौल है, वो एक विशाल मकबरे के गुंबद जैसा दिखाई दे रहा है, जो कि कैसे बन गए हैं, वाष्प के इकट्ठा होने से, वाष्प की संगठित शक्ति से गुंबददार बादल बना दिए हैं उसने, जिनसे कि एक शानदार वातावरण, मजबूत वातावरण पैदा हो गया है, जो कि बरसात कर रहा है, बिजली गिरा रहा है, और ओले पड़ रहे हैं। हेल का मतलब ओले पड़ रहे हैं। ओ हियर, अरे सुनो। अब यहाँ पे सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में कहाँ पे दिखाई गई है वेस्ट विंड की पावर? ये दिखाई गई है ओशियन के ऊपर, महासागरों के ऊपर। पहले में दिखाई गई थी धरती के ऊपर, दूसरे में दिखाई गई है बादलों के ऊपर, और तीसरे में दिखाई गई है ओशियन के ऊपर। दाव, फिर से दाव किसके लिए है? वेस्ट विंड के लिए है। तुम, हु डिडस्ट वेकन, जिसने जगा दिया है, फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स, अपने गर्मियों के सपनों में से, क्योंकि ठंड का मौसम है ना अब इस समय, तो तुमने अपने गर्मियों के सपनों में से जगा दिया है। किसको जगा दिया है? द ब्लू मेडिटेरेनियन, उस नीले भूमध्य सागर को तुमने अपने सपनों में से जगा दिया है। वेयर ही ले, जहां पर वो लेटा हुआ था। लर्ड, मतलब लोरी गाकर, बाय द कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, कॉइल मतलब पालना, और क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स मतलब चमकती हुई धाराएं। तो वो जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, उसको कहाँ सुलाया गया था? उसको चमकती हुई धारा के द्वारा लोरी गा करके पालने में सुला दिया गया था। कहाँ पर सुलाया गया था? बिसाइड ए प्यूमाइस आइल इन बेइज बे। अब बेइज बे जो है ना, ये एक जगह का नाम है, ये एक खाड़ी का नाम है। और ये खाड़ी कहाँ पर है? ये खाड़ी है नेपल्स में, NAPLES। और नेपल्स कहाँ पर है? इटली में। इटली में एक जगह है नेपल्स, उसमें ये खाड़ी है बेइज बे। और प्यूमाइस आइल क्या होता है? प्यूमाइस आइल, प्यूमाइस का मतलब आइल तो मतलब आप जानते हैं आइलैंड, और प्यूमाइस होता है वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ एक आइल, मतलब ज्वालामुखी के उद्गार से या लावा से बनी हुई जो चट्टान होती है, लावा के तुरंत ठंडा होने से बनी हुई चट्टान का ये एक आइलैंड है। ये बेइस बे में बना हुआ है। तो ये जो समुद्र है, मेडिटेरेनियन सी है, इसको कहाँ पर सुलाया गया था लोरी गा करके? उस प्यूमाइस आइल जो कि बेइस बे में है, उसके पास में। एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स, और उस समुद्र ने सपने में क्या देखा? सॉ इन स्लीप, क्या देखा है? पुराने महल और टावर्स देखे हैं, क्विवरिंग, झिलमिलाते हुए, विद इन द वेव, उन लहरों के नीचे, इंटेंसिव डे, उस सघन दिन में। अब इंटेंसिव डे क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत गर्मी का दिन है, सूरज जो है उसकी रोशनी अपने उफान के ऊपर है, बहुत तेज प्रचंड गर्मी है सूरज की, ना कि धरती पर। धरती पर तो सर्दी का माहौल है, लेकिन सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत ज्यादा चमकती हुई हैं, और वो धरती की सतह पर पड़ रही हैं। अब यहाँ पे जो क्विवरिंग है, क्विवरिंग किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये इस्तेमाल किया गया है ओल्ड पैलेसेस और टावर्स के लिए। क्यों किया गया है? जैसे मानिए एक आप पॉट लीजिए, इस पॉट में यहाँ एक सिक्का पटक दीजिए, और इसमें फिर यहाँ पे आप पानी भर दीजिए। तो आप जैसे ही इस पॉट के अंदर यहाँ से एक फिंगर डालेंगे ना, आपने जैसे एक फिंगर डाल के इसमें लहरें बना दी, तो ये सिक्का आपको झिलमिलाता हुआ दिखेगा, थोड़ा सा हिलता डुलता हुआ दिखेगा। उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि ये जो हवा है ना, इसने समुद्र की सतह के ऊपर चलकर लहरों को इस तरीके से उत्पन्न कर दिया है कि वो जो ओल्ड पैलेसेस और टावर्स हैं, पानी के नीचे जो हैं, सतह में जो हैं, वो हिलते डुलते या झिलमिलाते हुए, कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं उस सूरज की रोशनी के सघन दिन में, उस मेडिटेरेनियन सी में, जो कि वॉल्केनिक रॉक से बने हुए एक प्यूमाइल आइलैंड के अंदर है, उसके पास में है। और जो प्यूमाइल आइल कहाँ पे है? बेइस बे में है, नेपल्स इटली के पास में। अभी आप है ना ये नहीं सोचेंगे कि भाई नेपल्स इटली का तो क्या लेना देना है, एग्जाम में कौन सा पूछेगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बेइस बे की एग्जैक्ट सिचुएशन कहाँ पर है ना। ऑल ओवरग्रोन, वो सभी कौन है? वो सभी पुराने पैलेसेस और जो टावर्स है ना, वो सभी ओवरग्रोन है। ओवरग्रोन मतलब ढके हुए हैं, विद एजोर मॉस, नीले रंग की काई से, एंड फ्लावर्स, और फूलों से। तो वो जो सारे महल और
मीनारे हैं ना, वो पानी के अंदर हैं और नीले रंग की काई और फूलों से ढके हुए हैं। सो स्वीट, इतने अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इतने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। द सेंस फेंट पिक्चरिंग देम, कि उनकी कल्पना करने मात्र से ही जो मानव की इंद्रियां हैं ना, वो कैसी हो जाती हैं, फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती हैं। मतलब ये जो दृश्य है, ये उतना सुंदर दिखाई दे रहा है कि ह्यूमन बीइंग की जो इंद्रियां हैं ना, इस सीन को कल्पना करने के लिए ही, इस सीन की कल्पना करने मात्र से ही बेहोश हो जाती हैं। दाओ फ्रॉम हुज पाथ, तुम जिसके रास्ते के लिए द अटलांटिक्स लेवल पावर्स क्रीव देमसेल्व्स इनटू कैज्म्स, तो जो अटलांटिक की सतह की शक्तियां हैं, सतह की शक्तियां मतलब अटलांटिक महासागर जो है, उसके सतह पर जो पानी है उसकी शक्ति की बात कर रहा है ये, कि तुम जिसके रास्ते के लिए अटलांटिक की जो सतही शक्तियां हैं, क्रीव देमसेल्व्स, अपने आप को क्या कर लेती हैं, चीर लेती हैं। अब देखिए, जैसे ये विशाल समुद्र का एक हिस्सा है, इसमें पानी भरा हुआ है पूरे तरीके से, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ से वेस्ट विंड प्रवेश करेगी, तो यहाँ पर ये एक धारा बनाती हुई चलेगी, इस जगह से गुजरेगी, तो जैसे जैसे यहाँ से गुजरेगी तो ये इस जगह के नीचे जो पानी है उसको राइट में और लेफ्ट में शिफ्ट करते हुए चलेगी, है ना। तो बीच में क्या लगेगा कि जैसे समुद्र का पानी दो हिस्सों में बट गया है, उसी चीज के लिए कहा गया है क्रीव देमसेल्व्स, अपने आप को चीर देती है, मतलब पानी जो है अपने आप को चीर देता है इनटू कैज्म्स। अब बीच में पानी थोड़ा सा कम होगा तो कैसा लगेगा, बीच में पानी कम और अगल बगल में ज्यादा, तो एक खाई जैसा बन जाएगा, एक दर्रे जैसा बन जाएगा। तो उस दर्रे के लिए, उस खाई के लिए कहा गया है कि वो जो अटलांटिक महासागर की जो सतही शक्तियां हैं, वो अपने आप को चीर देती हैं, किसमें, खाई में, बीच में दर्रा बन जाता है, खाई बन जाती है। वाइल फार बिलो, जिनके नीचे बहुत दूर, द सी ब्लूम्स, वो जो समुद्र के अंदर उगने वाले ब्लूम्स हैं, एंड ऊजी वुड्स, वो जो चिकने, ऊजी का मतलब क्या होता है, वो जो चिकने या फिर बहुत नम जिसके अंदर, क्योंकि अब वो तो हमेशा पानी में ही रहती हैं वो वनस्पतियां, तो वो जो समुद्र के फूल हैं और वो जो ऊजी वुड्स हैं, एकदम चिकने समुद्री जंगल या पेड़ पौधे, विच वी हैव द सेपरस फॉलिएज, जिनके अंदर क्या है, सेपरस फॉलिएज है, वो मतलब रसहीन वनस्पति है। समुद्र के अंदर, पानी के अंदर पाई जाने वाली वनस्पति जो होती है ना, वो रसहीन होती है, उसके अंदर कोई भी रस नहीं होता है। तो उस समुद्र के अंदर वो जो रसहीन वनस्पति है ऑफ द ओशियन, वो वनस्पति समुद्र के अंदर वाली, नो दाय वॉइस, वो तुम्हारी आवाज को पहचान जाती है। मतलब वाइल्ड फायर ब्लो, सुदूर समुद्र के नीचे, समुद्र में उगने वाले फूल, वो चिकने जंगल या पौधे जिनके अंदर कोई रस नहीं है, वो समुद्र के अंदर नो दाय वॉइस, तुम्हारी आवाज पहचान जाते हैं। एंड सडनली ग्रो ग्रो विथ ग्रे विथ फियर, और वो अचानक से डर के मारे कैसे पड़ जाते हैं, ग्रे पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं या पीले पड़ जाते हैं। आसमान, मतलब समुद्र जो है, उसकी सतह के ऊपर से वेस्ट विंड गुजर रही है और उसकी आवाज कहाँ तक पहुंच रही है, वो नीचे सी ब्लूम समुद्री फूलों तक, उन पेड़ पौधों तक पहुंच रही है, उन रसहीन वनस्पति तक पहुंच रही है। और उसकी वजह से वो सब क्या हो जाते हैं, डर के मारे ग्रे बढ़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, एंड ट्रेम्बल, और कांपने लग जाते हैं, एंड डिस्पॉयल देमसेल्व्स, और अपने आप को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। अरे सुनो, अरे सुनो। अब यहाँ पर सेक्शन 4 है। अब इस सेक्शन में जो पॉइंट हैं, जो शेरे हैं, वो एक नॉस्टैल्जिक माहौल, नॉस्टैल्जिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। कैसे, कि वो अपने बचपन की तुलना कर रहे हैं अब इस वेस्ट विंड से। तो वो कहते हैं, इफ आई वर अ डेड लीफ, अगर मैं एक मरी हुई पत्ती होता, दाउ माई टेस्ट बियर, तो तुम माई टेस्ट अपनी शक्ति से, बियर मतलब अपने साथ में सहन कर लेती। इससे क्या मतलब है, कि मुझे अपने साथ उड़ा ले जाती, कि अगर मैं एक मरी हुई पत्ती होता तो शायद तुम अपनी शक्ति से मुझे अपने साथ उड़ा ले जा सकती थी। इफ आई वर ए स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, अगर मैं एक तेजी से चलने वाला बादल होता तो मैं तुम्हारे साथ उड़ता। अ वेव टू पेंट बीनीथ दाई पावर, अगर मैं एक लहर होता, एक वेव होता, तो मैं हाँफता तुम्हारी शक्ति के
नीचे, मतलब तुम चलती मेरे ऊपर से, लहरों के ऊपर से, और मैं कांप जाता या मैं वेव कर जाता, मैं थक जाता, हांफ जाता तुम्हारी शक्ति से। एंड शेयर, और भागीदार बन जाता या बांट लेता, द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, तुम्हारी जो शक्ति है उसके आवेग को या उसके आवेश को। कि अगर मैं तुम्हारे साथ चल सकता, अगर तुम मुझे अपने साथ रख सकती, मैं तुम्हारे साथ उड़ सकता, मैं तुम्हारे वजह से, तुम्हारी शक्ति की प्रभाव से मैं हाफ जाता और तुम्हारी शक्ति को बांट पाता, तो मैं क्या होता, मैं तुम्हारे जो शक्ति है, तुम्हारा जो आवेश है उसका भागीदार बन जाता। ओनली लेस फ्री देन दाओ, और मैं तुमसे थोड़ा सा कम ही आजाद होता। ओनली लेस फ्री मतलब तुमसे केवल कम आजाद होता, देन यू, तुमसे। ओ अनकंट्रोलेबल, ओ अनियंत्रित। अनकंट्रोलेबल किसके लिए है? वही वेस्ट विंड के लिए कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारी इम्पल्स, तुम्हारी शक्ति की इम्पल्स को, आवेग को बांट देता, तो मैं तुमसे थोड़ा ही कम शक्तिशाली होता। इफ इवन आई वर इन माई बॉयहुड, अब यहाँ पर एक नॉस्टैल्जिक एटमॉस्फेयर आता है कि यदि मैं अपने बॉयहुड में होता, अपने लड़कपन में होता, एंड कुड बी द कॉम्रेड ऑफ द वॉन्डरिंग्स ओवर हेवन, तो मैं इस आसमान में, समुद्र में, तुम्हारे जो भटकना है, तुम्हारी जो वॉन्डरिंग है, तुम्हारा जो घूमना फिरना है, उसमें तुम्हारा क्या बन जाता? कॉम्रेड बन जाता, साथी बन जाता। एंड देन, और फिर when to outstrip thy sky speed scarce seemed a vision, और उस समय, यहाँ पे किस समय की बात हो रही है? बॉयहुड के समय की बात हो रही है। अगर मैं अपने लड़कपन में होता तो मैं आसमान में घूमने में तुम्हारा साथी बन जाता, और उस समय आउट स्ट्रिप कर देता, मतलब आगे निकल जाता, दाय स्काई स्पीड, तुम्हारी वो आकाशीय गति से। कौन सी गति से? आकाशीय गति से, क्योंकि आकाश में तो चलती है वेस्ट विंड। तुम आकाश में जो इतना तेज घूमती हो, तो तुम्हारी जो आकाशीय गति है उससे मैं आगे निकल जाता। और ये सब मेरे लिए क्या होता? इसका मतलब मात्र, सीम्ड ए विजन, ये मेरे लिए एक सपने जैसा होता, या एक दृश्य जैसा होता, मतलब बहुत ही आसान होता मेरे लिए। कब होता? अगर मैं अपने लड़कपन में होता ना, और मैं तुम्हारे साथ घूम सकता था, तुम्हारे साथ अगर तुम्हारा साथी बन जाता, तो मैं तुम्हारी इस आकाशीय गति से आगे निकल जाता बड़े आराम से। और ये सब मेरे लिए कैसा होता? एक विजन जैसा होता, एक दृश्य जैसा होता, एक झटके में मैं ऐसा कर जाता। आई वुड नेवर हैव striven as thus with thee in prayer in my sore need, तो मैं कभी इतनी कड़ी मेहनत या संघर्ष नहीं करता जितना कि मैं अब कर रहा हूँ। किसमें? my sore need में, मेरी गहन आवश्यकता में। किस कम नहीं करता? अगर मैं अपने लड़कपन में होता, पूरा लड़कपन का ही माहौल है, मैंने कहा था ना आपसे स्टार्टिंग में ही कि ये पूरा नॉस्टैल्जिक एटमॉस्फेयर है, तो वो इसी बात को कह रहा है कि आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन, तो मैं कभी भी इतना संघर्ष नहीं करता, एज दस, विद दी, जैसा कि मैं तुम्हारे सामने अब कर रहा हूँ, इन प्रेयर, प्रार्थना करते हुए, इन माई सोर नीड, मेरी गहन आवश्यकता के समय में। मतलब अगर मैं अपने लड़कपन में होता तो मैं तुम्हारे आगे इतना नहीं गिड़गिड़ाता, मैं तुमसे इतनी प्रार्थना नहीं करता। ऑन, कौन सी प्रार्थना नहीं करता? लिफ्ट मी एज ए वेव, कि मुझे एक वेव की तरह, लहर की तरह उठा लो। ए लीफ, एक पत्ते की तरह उठा लो। अ क्लाउड, या फिर एक बादल की तरह उठा लो। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैं गिर गया हूँ जीवन के कांटों के ऊपर। आई ब्लीड, मेरा रक्त बह रहा है। तो यहाँ से एक बार है ना, आप फिर से समझेंगे इस चीज को कि आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, कि अगर मैं अपने लड़कपन में होता तो मैं कभी भी इतनी कड़ी मेहनत या तुमसे प्रार्थना करने के लिए इतना संघर्ष नहीं करता। अपने इस अकेले एकांत समय में, इस एकांत गहन आवश्यकता के समय में वो प्रार्थना नहीं करता जो कि मैं तुमसे अब कर रहा हूँ। और ये कौन सी प्रार्थना है? कि मुझे लहरों, पत्तियों और आसमान की या बादलों की तरह उठा लो, क्योंकि मैं गिर पड़ा हूँ। कहाँ गिर पड़ा हूँ? जीवन के कांटों में, और मेरा रक्त बह रहा है। ओ वेस्ट विंड, तुम मुझे इस जीवन के कांटों पे से उठा लो। ए हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेन्ड एंड बोर्ड वन टू लाइक दी, समय के जो हावर्स है ना, आवर्स, यहाँ से घंटे नहीं है, मतलब समय है। समय के इस हैवी वेट ने, हैज चेन्ड, मुझे बांध दिया है, एंड बोर्ड, मुझे झुका दिया है, वन टू लाइक दी, एक ऐसे व्यक्ति को, वन मतलब खुद पोइट, वन एक ऐसे व्यक्ति को, टू लाइक दी जो कि तुम्हारे जैसा है। किसके जैसा है? वेस्ट विंड के जैसा है। एक ऐसे व्यक्ति को समय के इस बोझ ने,
बांध दिया है और झुका दिया है, जो कि केवल तुम्हारे जैसा है। कैसा है? अब तुम कैसी हो? टेमलेस, मतलब आजाद हो, जिसको कि पालतू नहीं बनाया जा सकता ना, उसे बोलते हैं टेमलेस। एंड स्विफ्ट, बहुत तेज हो। और प्राउड, मतलब घमंडी, अहंकारी, या बहुत ही गर्व से भरी हुई, बहुत ही प्राउड हो। मतलब एक ऐसे व्यक्ति, मतलब मेरा जैसा जो व्यक्ति है, मैं ऐसा व्यक्ति था जिसे कभी पालतू नहीं बनाया जा सकता था। मैं आजाद था, मैं बहुत तेज था, और मैं बहुत अहंकारी था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन समय के इस बोझ ने मुझे चैन में बांध दिया है और झुका दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक नॉस्टैल्जिक एलिमेंट जो है वो स्पष्ट किया गया है इस पोयम के अंदर। और इसके बाद है यह लास्ट पैराग्राफ, सेक्शन नंबर 5। वो कहता है कि मेक मी दाय लायर, मुझे अपना लायर बना दो। लायर क्या होता है? लायर होता है वीणा। अब यहाँ पर प्रॉपर वीणा के लिए नहीं कहा है उसने, उसने कहा है कि मुझे अपना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दो। इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे ये जंगल है। अब जंगल किसके लिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? वो हवा के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि जब हवा जंगल के बीच में से बहेगी तो सरसराहट की या फड़फड़ाहट की आवाज करेगी। तो वो यही कह रहा है कि मुझे अपना वीणा बना लो, जैसे कि जंगल तुम्हारे लिए है। क्योंकि जब हवा जंगल के बीच से गुजरती है तो साए साए की संगीत में आवाज करती है। What if my leaves are falling like its own? क्या हुआ अगर मेरी पत्तियां भी इसकी तरह ही गिर रही हैं? किसकी तरह? जंगल की तरह ही गिर रही हैं। The tumult of thy might harmonies will take from both a deep autumnal tone, sweet though in sadness, be thou spirit fierce my spirit। अब ट्यूमुल्ट क्या होता है? ट्यूमुल्ट होता है शोर। तो ये कहता है कि द ट्यूमुल्ट ऑफ दाय माइटी हारमोनीज, तुम्हारी दाय, तुम्हारी ये जो शक्तिशाली धुन है, हारमोनीज मतलब धुनें या संगीत, तुम्हारी ये जो शक्तिशाली संगीत की धुनें हैं, ये जो आवाज है, विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटमनल टोन, वो हम दोनों में से उस गहरे पतझड़ की जो धुन है, पतझड़ की जो आवाज है, वो जो शोर है, उसको निकाल देगा। कौन निकाल देगा? कौन? अब पहली चीज तो ये कि निकाल कौन देगा? ये वेस्ट विंड निकाल देगी। और दूसरा, दोनों कौन है? बहुत किसके लिए? एक तो पोइट के खुद के लिए, और दूसरा जंगल के लिए। कि मतलब जंगल में से गुजरती है ना ये हवा, तो एक पतझड़ का एहसास कराती है उस जंगल के अंदर। तो वो कहती है कि मुझे अपना है ना, क्या बना दो? साथी बना दो। राइटर कह रहा है इस बात को, इंस्ट्रूमेंट बना दो। क्योंकि जो तुम्हारी एक शक्तिशाली जो धुनों का शोर है ना, ये जो तुम्हारी शक्तिशाली धुनें हैं, आवाज हैं, जो म्यूजिक है, इस म्यूजिक का शोर हम दोनों में से, मुझ में से, उस जंगल में से, उस गहरी पतझड़ की धुन को निकाल देगा। विच स्वीट दो इन सैडनेस, जो कि मधुर तो है, स्वीट तो है, हालांकि वो कैसी है? लेकिन दुखद भी है, दुख से भी भरी हुई है। क्योंकि अब पतझड़ है, मानो हवा अंदर से गुजर रही है पेड़ों से, तो एक म्यूजिक की आवाज तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ वो दुखद क्यों है? क्योंकि वो उन पत्तियों को भी सुखा देगी, उन पत्तियों को भी झड़ा देगी। इसीलिए कहा गया है कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी जो शक्तिशाली धुनों का शोर है, वो हम दोनों में से उस गहरी पतझड़ की धुन को निकाल देगा, जो कि मधुर तो है परंतु दुख से भरी हुई है। बी दाओ स्पिरिट फियर्स माय स्पिरिट, बी दाओ मी इम्पेचुअस वन। बी दाओ, तुम बन जाओ, स्पिरिट फियर्स, ओ भयानक आत्मा, माय स्पिरिट, मेरी आत्मा। मतलब तुम बन जाओ, भयानक आत्मा, मेरी आत्मा, तुम मेरी आत्मा बन जाओ, मतलब तुम मेरे अंदर समा जाओ। बी दाओ मी, तुम मैं बन जाओ। ओ इम्पेचुअस वन, ओ आवेग से भरी हुई, ओ गुस्से से भरी हुई, ओ जबरदस्त चलने वाली हवा, तुम क्या बन जाओ? तुम मैं बन जाओ, यानी कि तुम मुझ में समा जाओ। Drive my dead thoughts over the universe, like withered leaves to quicken a new birth। वो कहता है कि ड्राइव माई डेड थॉट्स, मेरे जो मरे हुए विचार हैं, इनको ले जाओ ओवर द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में। लाइक लाइक विदर्ड लीव्स, जैसे तुम उन मुरझाई हुई पत्तियों को ले जाती हो। टू क्विकन अ न्यू बर्थ, जिससे कि एक नए बर्थ का शुरुआत हो सके, एक नया जन्म हो सके। क्योंकि विदर्ड लीव्स से कंपेयर किया गया है ना यहाँ से, यहाँ पे लाइफ।
तो जब तक पुरानी पत्तियां जाएंगी नहीं तब तक नई पत्तियां आएंगी कैसे? तो वो क्या कह रहा है कि तुम मेरे जो विचार हैं उन विचारों को कहाँ ले जाओ, इस पूरे यूनिवर्स में ले जाओ, एक नए जन्म को तेजी से होने के लिए। जो पुरानी जिंदगी की समाप्ति होगी ना, क्योंकि ये विदर्ड लीफ खत्म हो जाएंगी तो नई लीव्स आएंगी। तो जिस तरीके से तुम उन विदर्ड लीव्स को ले जाती हो अपने साथ उड़ा करके, जिससे कि पीछे एक नए जन्म का शुरुआत हो सके, नए जन्म की शुरुआत हो सके, उसी तरीके से मेरे इन मरे हुए विचारों को कहाँ ले जाओ? ओवर द यूनिवर्स, इस संसार से बाहर ले जाओ, संसार के ऊपर ले जाओ। एंड बाय द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्स, और इस कविता का, इस वर्स का क्या करके? इनकेंटेशन करके, उच्चारण करके। स्कैटर as from an extinguished hearth ashes and sparks my words among mankind। scatter मतलब है फैला दो। किसको फैला दो? वो कह रहा है ना कि by the incantation of this verse, इस कविता का उच्चारण करके फैला दो। as far an an unextinguished hearth ashes and sparks my words among mankind। जैसे तुम अनएक्सटिंग्विश्ड मतलब बिना बुझे हुए, हर्थ मतलब चूल्हा, ठीक है? जैसे तुम बिना बुझे हुए चूल्हे से राख को और चिंगारियों को फैलाती हो, उसी तरीके से तुम मेरे जो वर्ड्स हैं, मेरे जो शब्द हैं इस पोयम के माध्यम से, उसे पूरी मानवता में फैला दो। पूरी लाइन का मतलब एक बार आप फिर से देखेंगे कि फिर इस कविता का उच्चारण करके तुम मेरे जो विचार हैं, मेरे जो थॉट्स हैं, उनको इस तरीके से फैला दो जैसे तुम बिना बुझे चूल्हे से राख व चिंगारियों को फैलाती हो। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकन्ड अर्थ, मेरे होठों के माध्यम से इस सोई हुई धरती के ऊपर द ट्रम्पेट ऑफ ए प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी का ढिंडोरा पीट दो। ट्रम्पेट का मतलब मैंने बताया था आपको, बिगुल या फिर भोंपू या फिर ढिंडोरा पीटना। यहाँ पर वो कह रहा है कि बी थ्रू माई लिप्स, मेरे होठों के माध्यम से, टू अनअवेकन्ड अर्थ, इस सोई हुई धरती के ऊपर, द ट्रम्पेट ऑफ ए प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी का ढिंडोरा पीट दो या बिगुल बजा दो। और वो भविष्यवाणी क्या है कि ओ विंड, ओ हवा, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फायर बिहाइंड, कि अगर विंटर आ गई हैं, सर्दियां आ गई हैं, तो क्या स्प्रिंग ज्यादा दूर होगी, ज्यादा पीछे होगी? मतलब ये एक पॉजिटिव नोट है। जो राइटर है, जो पोइट है, वो इस बात को एक पॉजिटिव नोट पर खत्म कर रहा है। क्योंकि एक जो प्रश्न है, अगर ये प्रश्न नेगेटिव वे में पूछा गया है तो इसका उत्तर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव में पूछा गया है तो नेगेटिव होगा। तो अब ये पॉजिटिव में पूछा गया है कि अगर सर्दियां आ गई हैं तो क्या बसंत का समय ज्यादा दूर होगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सर्दियां तो आई गई हैं, सर्दियों के खत्म होने के साथ में बसंत का जो समय है वो ज्यादा दूर नहीं होगा। अब इस लाइन के कहने का सेंस क्या है पोइट का? कि भले ही जीवन में, अब यहाँ पे जो विंटर है ना, ये रिप्रेजेंट करता है बेड टाइम को, ठीक है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेड टाइम को। और ये जो स्प्रिंग है, ये रिप्रेजेंट करती है गुड टाइम को। तो वो इसी चीज को कहना चाह रहा है कि अगर बुरा समय आ गया है तो क्या अच्छा समय ज्यादा दूर है? तो वो एक मैन काइंड को, मानव को, मानवता को एक होप दे रहा है जो पोइट है, कि अगर जीवन में कभी बुरा समय आए भी तो भी आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि अच्छा समय भी उसके पीछे पीछे आता ही होगा। तो यहाँ पर आपकी ये पोयम होती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पोयम के क्रिटिकल एप्रिसिएशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।